नमस्कार, मैं विनोद गाड़े। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में राजीव गांधी विचार विकास मंच के महाराष्ट्र प्रभारी तथा राष्ट्रीय सचिव राजू जी चौतमल आए हुए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है राजू जी आपका। धन्यवाद विनोद जी। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा 2024 का चुनाव सारी अमरावती महाराष्ट्र में हो रहे हैं। अलग अलग चरणों में ये हो रहे हैं। तो आज हम कहीं ना कहीं दलित राजनीति पे बात करते समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो स्वतंत्र मतदार संघ की मांग की थी, उस मांग के बारे में आज राजू जी से थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहेंगे। तो राजू जी, आपको पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने लोगों के लिए स्वतंत्र मतदार संघ की मांग की थी, तो आप इस पे थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। देखिए विनोद जी, भारतीय राजनीति में कांग्रेस और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसके अलावा दलित समाज का जो राजनीति से जुड़ा हुआ समाज है और कांग्रेस से जुड़ा जो समाज है, ये सोच ही नहीं पाता। ऐसा क्या हो गया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाला जो दलित समाज है वो आज भी इस देश में कांग्रेस से सबसे ज़्यादा नफरत करता है, राजनीतिक तौर पर और पर्सनल भी आप बोल सकते हो। बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा गांधी में जो पुनः पैक्ट हुआ था स्वतंत्र मतदार संघ के, उसमें दलित समाज का लगभग जो लीडरशिप है, जो संस्था है, जो संगठन है, जो एक्टिविस्ट है, जो सोशल वर्कर है, वो ये सोचता है कि महात्मा गांधी की वजह से बाबा साहब को अपमान का घूंट पीना पड़ा और वो पुनः पैक्ट का एक समझौता उनको मानना पड़ा। उसमें बाबा साहब का बहुत अपमान हुआ, ऐसा दलित समाज सोचता है। उसका कारण भी है सोचने का, क्योंकि दलित समाज शुरू से ही अनपढ़ समाज रहा, यानी पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे, और जो लोग थे वो उन्हें पता है कि एक्चुअल वो एक समझौता की जो हकीकत है वो अलग टाइप की। विनोद जी, क्या हो गया, मैं जब बातें बताता हूँ बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बारे में, जो मैं सोचता हूँ कि उनके बीच में जो जहर पेरा गया है वो निकाला जाए, तो मेरे समाज के बहुत सारे लीडर्स मुझे भला बुरा कहते हैं और सोचते हैं कि राजू तुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा बोल के डोमिनेट। फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि बाबा साहब का जो पूरा लिटरेचर है वो अंग्रेजी भाषा है टोटल, वो तो अभी ट्रांसलेट हो गया उनका। बाबा साहब के जितने भी पेपर थे, उनके जो खंड है, जो किताबें है, टोटली इंग्लिश में है। और हमारा जो समाज है, दलित समाज जो है, वो जनरली उस समय में अनपढ़ था, पढ़े लिखे बहुत कम थे, यानी उंगली पर गिनने लायक। वो पढ़ाई की वजह से जब उन्हें हिंदी या मराठी या अलग दूसरी भाषाएं भी नहीं आती पढ़ना लिखना, तो अंग्रेजी कहाँ से पढ़ेंगे, अंग्रेजी कहाँ से समझेंगे। इसी कारण से बाबा साहब का वो लिटरेचर जो लिखान है वो पढ़ नहीं पाए, और ये न पढ़ने की वजह से ही जो हकीकत है वो अभी तक इन्हें पता नहीं है कि असल पुनः पैक्ट समझौता क्या है। देखिए विनोद जी, क्या हो गया, स्वतंत्र मतदार संघ की जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो सबसे पहले मुस्लिम समाज के लीडर ने की, और उसको भी एक आधार दिया था अंग्रेज सरकार। अंग्रेज सरकार कैसा रहता था, हर 20 साल में कुछ न कुछ अमेंडमेंट्स लाते थे, और उसके अनुसार वो भारत के जितने भी लीडर थे या उस समय के संगठन थे, उनसे उनकी मांग लेते थे कि आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले मुस्लिम समाज ने अपने लिए स्वतंत्र मतदार संघ की मांगनी की, और जो बाद में लागू भी की गई, और उसी के साथ में सिख समाज ने भी स्वतंत्र मतदार संघ की डिमांड की। उसके बाद में एंग्लो इंडियन जो समाज होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटीज उसमें जो आती है, या फिर जो अंग्रेज लोग यहाँ पर आके बस गए, उनके परिवार यहाँ रहते थे, उन्होंने इसकी डिमांड किया, तो उनको भी अंग्रेज सरकार ने कहा हम देंगे। तो इसकी देखा देखी बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा कि हमारा समाज भी तो अति पिछड़ा है, दलित है, उन्हें भी सुविधा चाहिए, तो क्यों ना उनके लिए स्वतंत्र मतदार संघ की मांग की जाए, डिमांड की जाए। इसलिए उन्होंने स्वतंत्र मतदार संघ की डिमांड किया।
लेकिन मैं आपको बताता हूँ 1927-28 के समय में जी अंग्रेज सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों को जो स्वतंत्र मतदान की डिमांड के लिए हाँ कहा था, उस समय में बाबा साहब आम्बेडकर ने उस अल्पसंख्यक मतदार संघ के लिए मना किया था, उसका विरोध किया, बाकायदा उनके पेपर में और उनके लिखान में आया हुआ। फिर क्या हो गया, 30-31-32 के दरमियान इंग्लैंड में गोलमेज परिषद का आयोजन किया और उस गोलमेज परिषद में डिप्रेस क्लासेस और अशुद्धों की ओर से, अस्पृश्य लोगों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब आम्बेडकर को भी वहाँ पर आमंत्रित किया। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ऑलरेडी थे और बहुत सारे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से थे, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया। वहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेज लोगों को अपने दलित समाज की परिस्थिति के बारे में समझाया। जी हाँ, वो परिस्थितियाँ बाबा साहब ऑलरेडी देख चुके थे और अंग्रेज लोगों को भी पता था, लेकिन उनकी डिमांड रखने वाला कोई नेता नहीं था ना, प्रतिनिधित्व तो नहीं था। तो ये चीज बाबा साहब ने अंग्रेज लोगों को समझाया वहाँ पर इंग्लैंड के गोलमेज परिषद में, और उन्होंने कहा कि हमारा दलित समाज जो है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो शुद्ध अशुद्ध, स्पर्श अस्पर्श लोगों के बीच में जो भेदभाव है, जो हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ है, जो हम पर जबरदस्ती लाद दी गई है, उसको निपटाने के लिए और हमारा दलित समाज स्वाभिमान से जिए और उसे कुछ प्रतिनिधित्व मिले राजनीति में भी, तो उसके लिए स्वतंत्र मतदार संघ हमें मिलना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने वहाँ पर बताया। तो अंग्रेज लोगों को पहली बार पता चला कि यहाँ की दलित समाज की परिस्थिति सही मायने में क्या है। तो अंग्रेज सरकार बाबा साहब की डिमांड के अनुसार सहमति जताई। तो इस सहमति का विरोध वहाँ महात्मा गांधी ने किया, ये फैक्ट है। महात्मा गांधी हमेशा से चाहते थे कि हिंदू समाज में कुछ भी गुट ग्रुप न बने। उसके लिए उन्होंने दलित समाज का जो स्वतंत्र मतदार संघ की जो डिमांड थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उसका विरोध उन्होंने गोलमेज परिषद में ही किया। उसका कारण था महात्मा गांधी को ये पता था कि स्वतंत्र मतदार संघ अगर मिल जाता है किसी को, जैसे मुस्लिम लीग को मिला था उस समय, मुस्लिम समाज को मिला था, तो उसकी परिणति कहाँ हुई? पाकिस्तान अलग हो गया ना, भारत के दो टुकड़े हो गए। ये महात्मा गांधी उस समय में समझते थे, उनकी दूर दृष्टि थी। अगर उस समय में सिखों को अगर स्वतंत्र मतदार संघ मिलता था तो पंजाब डेफिनेटली पाकिस्तान भारत से और अलग हो जाता। एंग्लो इंडियन जो था हो सकता था कि मिनी इंग्लैंड भारत में बन जाए। उसी तरह दलित समाज के को भी स्वतंत्र मतदार संघ मिले तो हो सकता है कि भारत का एक चौथा टुकड़ा हो जाए और कोई किसी देश में रूपांतर हो जाए। दूसरी मेन बात, महात्मा गांधी ये भी सोचते थे कि दलित समाज हिंदू धर्म से या हिंदू समाज से अलग है ही नहीं। ठीक है, कुरीतियां होती है, स्पर्श अस्पर्श होता है, सांस्कृतिक रूप से कई प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, मैं उसे ठीक करूंगा, उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, सबको साथ में लूंगा, लेकिन हिंदू धर्म में विभाजन न हो, दलित समाज को अलग स्वतंत्र मतदार संघ न मिले। इसका कारण यही था कि देश का टुकड़े नहीं होना चाहिए और हिंदू धर्म के टुकड़े नहीं होना चाहिए। एक मायने में महात्मा गांधी की सोच सही थी, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर का जो विचार था कि अगर हम हिंदू है, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, हमने जन्म लिया, तो जो हिंदू धर्म के अलग जो दूसरे लोग हैं या जो दूसरा समाज है, उस समाज के लोगों की तरह हमें ट्रीट क्यों नहीं किया जाता? हमें वो मान सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? हमें क्यों निचले दर्जे पर रखा जाता है? हमसे क्यों शुद्ध अशुद्ध जैसा व्यवहार किया जाता है? यानी जानवरों को भी आप पसंद करते हैं, जानवरों से भी बदतर जिंदगी दलित समाज की क्यों की गई है? ये बाबा साहब आम्बेडकर का भी तर्क 100% सही था। कैसा हो गया, दो विचारधारा उस समय एक समय में चल रही थी। महात्मा गांधी की चल रही थी हिंदू समाज के टुकड़े नहीं होना चाहिए, देश के टुकड़े नहीं होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर सोचते थे कि हमें हिंदू धर्म के लोग अगर हिंदू धर्म में अगर शामिल करना चाहते हैं या हमें हिंदू समझते हैं तो हमें हिंदुओं की तरह ही हमें सुविधाएं मिलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब का भी तर्क काबिल गौर था। इसी कारण से अंग्रेज लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था कि दलित समाज को भी स्वतंत्र मतदार संघ दिया जाए, मिलना चाहिए। इसके लिए 1932 में बाकायदा ड्राफ्ट बनाया गया और कमीशन भेजा गया इंग्लैंड की ओर से। वो कमीशन ने बाकायदा जाहिर किया कि भाई हम ऐसा भी हम स्वतंत्र मतदार संघ देंगे, उन्हें राजकीय आरक्षण भी देंगे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो बाबा साहब की जो मूल जो मांग थी, स्वतंत्र मतदार संघ मिलना चाहिए, राजकीय
सुविधाओं में आरक्षण मिलना चाहिए और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण होना चाहिए। तो इस मांगनी का ड्राफ्ट उन्होंने अंग्रेज सरकार को भेजा और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने, जो उस समय में असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन के विरोध में जितने भी आंदोलन थे, उस समय में महात्मा गांधी को जेल यात्रा करनी पड़ी। वो जेल में थे, बहुत मेरे ख्याल से एरोडा जेल में थे। और इस मांगने के विरोध में उन्हें पता चला कि अंग्रेज सरकार बाबा साहब के फ्लोर में, तो उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल और उपवास रखा। क्या हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर दलित समाज का सर्वोपरि भला ये सोचते थे, ठीक है ना। लेकिन उसके विरोध में उन्हें लगा, उस समय में लगा कि महात्मा गांधी किसी भी हालत में दलित समाज का उद्धार ही नहीं चाहते, जबकि महात्मा गांधी का ऐसा मानस नहीं, ठीक है ना। दोनों ही व्यक्तिमत्व जो है भारत के लिए समतुल्य है, 50-50% आप कह सकते हैं, आधा इधर आधा उधर। तो वो दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन वो भी चाहते थे कि भारत का हर नागरिक सुखी हो। महात्मा गांधी ने उपोषण रखा, आमरण भूख हड़ताल किया, तो पूरे देश में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं में हाहाकार मच गया। महात्मा गांधी की उस समय में उम्र भी काफी हो चुकी, तो उनके जीवन से खिलवाड़ न हो, उनकी जान को कोई खतरा न हो, ऑलरेडी वीक हो चुके थे और जेल में भी थे। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो देश में जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा है, अंग्रेज लोगों से मुक्ति जो पाना चाहता था भारत देश, वो कैसे मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस को एकमात्र आशा लोकमान्य तिलक के बाद में महात्मा गांधी से ही थी। तो उन्होंने बहुत समझाया बाबा साहब अम्बेडकर को कि आप अपनी डिमांड जो है वो थोड़ी पीछे लें या फिर आप महात्मा गांधी से बात करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, उसमें कोई हरकत नहीं है, लेकिन मैं अपनी जो डिमांड है उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ये आप समझा दो महात्मा गांधी को। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाकायदा लिखित है, वो लिखा में। तो ठीक है। और तेज बहादुर सप्रू वगैरह जो उस समय में कांग्रेस के लीडर थे, पश्चिम बंगाल के डिप्रेस क्लासेस के बहुत सारे लीडर थे, अभी नाम गिराने की आवश्यकता नहीं। उनकी एक समिति बनी कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की मीटिंग ठहराई जाए जी। लेकिन बाबा साहब का ये संदेश भी पहुंचाना जरूरी था महात्मा गांधी को कि बाबा साहब का एक ही कहना है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो महात्मा गांधी ने भी कहा कि मैं भी अपने आमरण उपोषण से पीछे हटने वाला नहीं। और इन दोनों के चक्कर में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे गुजर गए और 5वें दिन, मेरे ख्याल से चौथे दिन की बात है, चौथे दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी। तो कांग्रेस का जो शिष्टमंडल था, जो बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने आए कि बाबा साहब आप एक बार गांधी जी से मिल लीजिए, उनकी जान को खतरा है, वो अगर मर गए या उनको कुछ हो जाए तो उसका कलंक आपके माथे पर भी लगेगा, आप उसे एक बार मीटिंग तो कर लीजिए, आप मिल तो लीजिए। तो बाबा साहब ने ये बात सोची कि सच में अगर महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की अगर डेथ होती है, उन्हें कुछ होता है, तो मेरा समाज तो मुझे हीरो बना देगा, नायक बना देगा, महानायक बना देगा, लेकिन मेरे समाज के अलावा भी यहाँ पर हजारों समाज वाले लोग, हजारों जाति लोग के समाज, वो तो मुझे कलंक के रूप में ही देखेंगे। इसलिए उन्होंने उस महात्मा गांधी जी से मिलने की हामी भरी। क्या हो गया, महात्मा गांधी जी से जब पहली बार मिले बाबा साहब, वो एरोला जेल में मीटिंग रखी रात के समय में 9 बजे के लगभग। तो महात्मा गांधी और बाबा साहब का जो वार्तालाप हुआ, बाबा साहब ने अपनी पहले दिन पहली डिमांड रखी, स्वतंत्र मतदान संघ। महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए डॉक्टर अम्बेडकर, बात ऐसी है, मेरी सोच इस टाइप की है कि मैं देश का टुकड़े नहीं चाहता, आप चाहते हो टुकड़े होना। मुस्लिम मतदार संघ की वजह से जो पाकिस्तान की जो डिमांड हो रही है, आप देख रहे हैं, कल चल के सिख मतदार संघ कर लूँगा, परसों चल के अंग्रेज नहीं कर लूँगा। तो दलित समाज में भी अगर आपकी बात किसी ने नहीं सुनी तो ऐसा होगा। ये बाबा साहब और उनके बीच में वार्तालाप जनरल चर्चा है, जनरल चर्चा है, लेकिन बाबा साहब मान ही नहीं रहते, स्वतंत्र मतदार संघ चाहिए ही चाहिए, ऐसा कह रहे थे। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि स्वतंत्र मतदार संघ लेकर आप क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे समाज को राजनीति में आरक्षण का अधिकार मिल जाएगा, उसके बाद में कायदे मंडल में जगह मिल जाएंगी, उसके बाद में सरकारी सर्विसेज में आरक्षण मिलेगा, मेरे समाज के लोगों का भला होगा, सब बाबा साहब। हाँ, तो महात्मा गांधी ने कहा तो वो तो फिर वैसे भी हो सकता है ना, स्वतंत्र मतदार संघ कितने होंगे, 1, 2, 10, 15, आपकी
समाज की जितनी परसेंटेज है, प्रतिशत है, उसके अनुसार ही आपको मिलेंगे ना। स्वतंत्र मतदार संघ भी होगा, एक होगा तो होगा, जितने भी होंगे। अगर उसके एवज में आपको आरक्षण के रूप में सीटें बढ़ा दी जाए, और वो आरक्षण हमेशा के ले रहे या फिर 10 साल के रहे, उसमें था 5 साल 10 साल 15 साल का क्राइटेरिया था, अंग्रेज सरकार ने रखा था, तो आप आगे उसको आरक्षण के रूप में और बढ़ा भी सकते हैं ना। और अभी आपकी सीटें कितनी है जो अंग्रेज लोग देना चाहते, पूरे भारत में 95 देना चाहते। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इससे बढ़ा देता हूँ, तो उनके बीच में समझौता हुआ। उस समय में 149 सीटों का समझौता हुआ पुणे पैक्ट में। 149 सीटें कांग्रेस की ओर से आरक्षण के लिए लागू की गई दलित समाज के, और वो 149 सीटें जीतने का भी जो भरोसा दिया है वो कांग्रेस वालों की तरफ से दिया। स्वतंत्र मतदार संघ का मसला ये क्या था, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र जो था, जहाँ से वो सदस्य थे कायदे मंडल में, पूर्व पाकिस्तान जैसे बंगाल में था, तो बंगाल से पाकिस्तान का बंटवारा होने की वजह से उनका जो मतदार संघ बंगाल से वो पूर्व पाकिस्तान में चले गया, मतलब आज के पश्चिम बांग्लादेश में, उनकी जगह खाली थी। संविधान लिखने का समय आ गया, संविधान लिखने के बाद ही आपको आज़ादी मिलेगी, ऐसा माउंट बेटन ने बाकायदा करारनामा किया। तो ये संविधान कौन लिखे? तो जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल और सरोजनी नायडू, शायद इन चारों की एक समिति बनी कि भाई स्वतंत्र मतदार भारत देश का संविधान लिखने के लिए हम विदेशों से संविधान विशेषज्ञ हम हायर कर लें। ऐसा उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया और महात्मा गांधी के पास गए। महात्मा गांधी उस समय में बंगाल में ही थे। बापू, हमने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है, आप बताइए क्या किया जाए। तो महात्मा गांधी ने ड्राफ्ट को फाड़ दिया, फेंक दिया, ठुकरा दिया, और नेहरू से कहा कि जब हमारे पास डॉक्टर जैसा विद्वान व्यक्ति है तो हम बाहर के विशेषज्ञों को क्यों हायर करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर साहब लिख पाएंगे? अरे वही लिखेंगे, दूसरा कोई नहीं लिख सकता। ये महात्मा गांधी की शब्द है, आर्काइव में है, रिकॉर्डेड है। तो वो तो उनका तो मतदार जो सीट जो थी वो पाकिस्तान में चले गई, वो तो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, और उसका क्राइटेरिया ये शर्त ही है संविधान सभा में कि किसी न किसी सीट का उन्हें उम्मीदवार होना चाहिए। तो ठीक है, बाबा साहब को तुम चुन कर लाओ, जिम्मेदारी दे दिया महात्मा गांधी ने नेहरू जी को। नेहरू जी ने उत्तर पश्चिम मुंबई की जो सीट थी, उस समय में मुंबई एक प्रांत था, मतलब राज्य था, और उसके मुख्यमंत्री थे बाड़ा साहब खेर। बाड़ा साहब खेर ने अपने रनिंग जो वहाँ के सदस्य थे जी, बैरिस्टर जयकर साहब से इस्तीफा दिया, बाबा साहब का नामांकन कराया और उनका प्रचार किया, बाकायदा उनको चुनकर लाने के बाद में वो संविधान सभा में 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान लिखने को टाइम लगा। संविधान लिखते समय में बाबा साहब के समय में 4 महीने हो गए थे संविधान लिखने के लिए। 4 महीने के बाद महात्मा गांधी की डेथ हो गई, उनकी हत्या की गई, बाकायदा हत्या की गई। हत्या करने के बाद 4 महीने बाद, उसके बाद में फिर करीबन 18 महीने संविधान लिखने को मिले। अगर बाबा साहब आम्बेडकर के मन में होता, दिमाग में होता, 1932 का पुणे पैक्ट का जो प्रॉब्लम था, एक जो 1932 का जो पुणे पैक्ट का जो अपमानजनक या सम्मानजनक जो समझौता था, अगर बाबा साहब आम्बेडकर के मन में होता, या कुछ महात्मा गांधी की के साथ दुश्मनी होती या मतभेद होते, तो पूरा संविधान लिखने का जिम्मा उनके पास था। उन्होंने उस समय में स्वतंत्र मतदार संघ की जो तरदूद है क्यों नहीं की? संविधान तो उन्होंने लिखा है ना, और उनकी हर धारा, हर कलम, हर अमेंडमेंट कांग्रेस ने फॉलो किया है, कैंसिल तो कुछ भी नहीं किया उसमें से।
अगर बाबा साहब स्वतंत्र मतदार संघ दलितों के लिए अगर लिखते थे वो भी मान्य कर सकते थे कांग्रेस संघ। बाबा साहब ने वो क्यों नहीं किया? बाबा साहब भी जानते थे कि वो समय 1932 में वो डिमांड रखना जायज था, लेकिन जब महात्मा गांधी बाबा साहब का समझौता हो गया, आपसी मेलजोल बड़ा बातचीत हुई, तो बाबा साहब भी समझते कि देश के टुकड़े न होने पाए, इसलिए महात्मा गांधी ने वो उपोषण किया या आंदोलन किया। और उसके बाद में महात्मा गांधी ने जो शब्द कहे बाबा साहब अम्बेडकर कि इस हिंदू समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर जैसे दलित महान व्यक्ति को जो तकलीफें दी है, जो कष्ट दिए हैं, उसके एवज में दलित समाज का प्रत्येक व्यक्ति मुझे जूतों से भी मारेगा तो भी चलेगा, लेकिन बाबा साहब का कष्ट कम नहीं हो सकता। ये शब्द थे, यही शब्द आपको मैं बताता हूँ। जब महात्मा गांधी की डेथ हुई तो बाबा साहब ने ये कहा था कि इस दुनिया में मुझे समझने वाला एक ही व्यक्ति था, वो आज चलेगा। हमारा दलित समाज ये बात क्यों नहीं सोचता? मुझे ये बात जनता को बतानी है, क्योंकि बाबा साहब के खंड में लिखा है। खंड मैं बताता हूँ, मराठी में जो खंड है, खंड 18 भाग 1, उसका पेज नंबर 300 से 400 के बीच में ये बाकायदा लिखा है और बाबा साहब ने, बाबा साहब का लिखान है उसमें। इसी तरह मैं 1932 और 1947 के बीच में महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ भी क्रैशेस आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी। बाबा साहब अम्बेडकर की हर चीज महात्मा गांधी ने 1932 में जो मान्य की थी, उसकी वजह से हिंदू महासभा आरएसएस महात्मा गांधी का भी दुश्मन हो गया और बाबा साहब अम्बेडकर का भी दुश्मन। महात्मा गांधी को उसी समय से मारने के प्रयत्न आरएसएस की ओर से होते हैं। आखिर में 1948 में वो सफल हो गया। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, वो संविधान में बाबा साहब ने जो अमेंडमेंट किया, वो आज तक दलित समाज को मिलते आ रहे हैं। आरक्षण हो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो, प्रमोशन हो, व्यवसाय हो, खेती हो, इसीलिए की जमीनें हो, हर तरह की पेंशन योजनाएं हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम की संस्थाओं से जितनी भी योजनाएं होती है वो आरक्षण के रूप में कांग्रेस ने दिया है जी। ये दलित समाज भूल गया ना। अगर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी में कुछ भी दुश्मनी होती तो बाबा साहब के लिए कांग्रेस ने इतने सारे काम क्यों किया? बाबा साहब की हर चीज क्यों मान्य किया है ना। बाबा साहब और कांग्रेस में या बाबा साहब या नेहरू में, बाबा साहब या महात्मा गांधी में जितने भी क्राइसिस थे वो मतभेद हो सकते, क्योंकि दोनों की अलग अलग पार्टियां थी। बाबा साहब की पार्टी थी, कांग्रेस की अलग पार्टी थी। जाहिर है चुनाव में उनको आमने सामने ही खड़ा रहना पड़ता होगा, क्योंकि उस समय में ये दो ही प्रमुख पार्टियां थी। बाबा साहब खड़े तो कांग्रेस का कोई ना कोई खड़ा होगा। जाहिर है कि कोई हारेगा कोई जीतेगा। इसका भी दुरुपयोग हमारे लीडर समाज के, हमारे दलित समाज के लीडर करते हैं। बाबा साहब को हरा दिया, भाई आप चुनाव में खड़े हैं ना, कोई ना कोई तो हारेगा, कोई ना कोई हारेगा। अगर आपके समाज में ताकत होगी या आपके समाज की कैपेसिटी होंगी कि चुनकर लाने की, तो आप जिता लीजिए ना। उनके समाज की जो कैपेसिटी है वो अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। इसमें किसी को हरा दिया है, किसी को जिता दिया, ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए। संविधान निर्माता है, हम भी सोचते हैं कि कांग्रेस ने उनके लिए जगह छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इसका भी कारण है। 1950 और 51 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस चुनाव से पहले ही बाबा साहब आम्बेडकर की पार्टी, जो बहिष्कृत भारत पार्टी थी, सॉरी शेड्यूल कास्ट पार्टी थी, उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ था और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कांग्रेस के किसी भी नेता से बनती नहीं थी। दोनों में बहुत शक्ति का आता था। इस चीज का जो उन्हें गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने बाबा साहब को समर्थन नहीं दिया। ये चीज समझना चाहिए, होता है गठबंधन में ये चीजें होती है, लेकिन उस एक चीज की वजह से ये जो कांग्रेस और बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो मिला है, वो आज अगर बीजेपी की सरकार छीन रही है, मोदी सरकार छीन रही है, तो हमारा दुश्मन नंबर 1 कौन होगा? आप सोचिए ना। बाबा साहब के अथक प्रयत्नों से बहुत कष्ट झेले हैं, महात्मा गांधी के साथ में लड़े हैं, कांग्रेस के साथ लड़े हैं, कांग्रेस से लड़ते ही आए हैं, उनके प्रयत्नों से इतना कुछ मिला है। या दलित समाज का व्यक्ति सर्विस के बहाने 4 पीढ़ियां पल चुकी है।
बाबा साहब की सॉरी कांग्रेस की नीतियों की वजह से हर चीज, शिक्षा में आरक्षण, सरकारी सर्विस में आरक्षण, सिविल की जमीनें, खेत बाड़ी, हर चीज मिली है। वो आज सिर्फ मात्र 10 साल में छीन ली, मोदी सरकार ने छीन ली। और वो मोदी सरकार की वजह से आज दलित समाज आज फिर से 1932 से पहले के जमाने में पहुंच गया है ना। आपको एक बात और बता देता हूँ, महात्मा गांधी बाबा साहब अम्बेडकर में जो झगड़ा था राजकीय मतभेद है, मनभेद नहीं है। बाबा साहब का सबसे पहला जो आंदोलन था, चौदार तलाव का जो आंदोलन कहते हैं ना, आंदोलन कहते हैं ना, वहाँ जो पेंडाल डाला गया था, वहाँ जो सभा हुई थी, उस सभा में, उस पेंडाल में एक ही तस्वीर थी, वो थी महात्मा गांधी। उसे भी सत्याग्रह का नाम दिया, वो महात्मा गांधी का था। बाबा साहब ने हर समय महात्मा गांधी को आदर से ही देखा, राजकीय मतभेद होना चाहिए। और आज ऐसी ही परिस्थिति है, आज भी राजकीय मतभेद होना चाहिए, मतभेद नहीं रखना चाहिए। आज जरूरत है दलित समाज को कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस की जरूरत है दलित समाज को। अगर इन दोनों में से एक भी पीछे हो गया, देश गर्त में चले जाएगा, रसातल में चले जाएगा, पातल में चले जाएगा। 10 साल से आप भोग रहे हैं, आप सह रहे हैं, लेकिन दलित समाज नहीं समझना चाहिए। आज की इस कठिन परिस्थिति में मैं पूरे देश के दलित समाज से कहना चाहता हूँ, आज आपसी मतभेद हुई है। जो चीज आपको पढ़ाई गई है, जो चीज आपको सिखाई गई है, वो किन किताबों से आया है, आप उसका विश्लेषण कीजिए। धनंजय कीर की किताबों से आया है, बहुत सारे आरएसएस के किताबों से, आरएसएस के लेखकों ने लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी में प्रतिनिधि में 36 का आंकड़ा कैसे डाले, जबकि आरएसएस के लिए 2 ही दुश्मन थे, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर। और आज उस गांधी का दूसरा जो परपोता है, जैसे राहुल गांधी, वो भी आरएसएस का दुश्मन हो गया, वो भी गांधी के रास्ते पर चल रहा है ना। लेकिन बाबा साहब का जो वारस है, वो आज बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर क्यों नहीं चल रहा, इसकी खंत मुझे हमेशा नहीं। तो राजू जी, आपने जैसे अभी बात करते समय मुझे बताया, जनता को बताया कि बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इस संगठन पे चुनाव लड़ रहे थे, और वो हार गए। तो वो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने उस पे सोच विचार किया होगा, और उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस राजकीय पक्ष की नींव रखनी पड़ी। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को ही क्यों नहीं आगे लेके गए? नहीं, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने 51 में ही समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया था, गठबंधन कर लिया था। और राम मनोहर लोहिया, जो नेहरू के कट्टर विरोधक थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों से बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने भी कहा था कि हम आपके साथ समर्थन और आपके साथ गठबंधन करेंगे। और लेकिन क्या हो गया, राम मनोहर लोहिया कितना भी बोलो, उच्च वर्गीय समुदाय से आते थे समाजवादी पार्टी, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि भाई हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये एक दलित समाज का ही नाम है, हम उनके साथ कैसे रह सकते, छुआछूत तो उस समय भी था ना। तो बाबा साहब ने सोचा कि अगर हमें देश को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस के अलावा भी किसी पार्टी की स्थापना करने के लिए आप एक पैरेलल पार्टी चलना चाहिए। अगर उसके लिए समाजवादी पार्टी से समझौता करना पड़ता है, और उसके लिए मेरी पार्टी अगर उसमें रुकावट पैदा कर रही है, तो इस पार्टी को डिसॉल्व होना भी श्रेय करूँगा। और इसीलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को डिसॉल्व कर दिया, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस नाम से उन्होंने एक मैनिफेस्टो, उस पार्टी का मैनिफेस्टो भी उन्होंने लिखा, घोषणा पत्र लिखा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बाबा साहब की डेथ, वो मैनिफेस्टो के बेस पर बाबा साहब के अनुयायियों ने बाद में 57 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किया। और उसके बाद में फिर अलग अलग नेता आए, अलग अलग विचारधारा है, उनके अनुयायियों में झगड़े लगे। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की टोटली शक्लें हो चुकी है, कितने गठ है मैं गिन के नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव के समय में पता चलता है, जब रजिस्टर होता है या चुनाव का कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, तब पता चलता है कि रिपब्लिकन पार्टी को कितने लोग। बाबा साहब को यह अभिषेक नहीं था, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए अपना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में डिसॉल्व कर दिया था, रद्द कर दिया था, बंद कर दिया था, उस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की इतनी शक्लें हो चुकी है कि आज बाबा साहब को जहाँ भी है बहुत दुख हुआ होगा। और हमारा रिपब्लिकन समाज या हमारा दलित समाज इस बात को भी नहीं समझ पाता कि हम कहाँ हैं, हमें क्या करना चाहिए। आपको कांग्रेस का विरोध करना है तो आप अपनी पार्टी एक बनाइए ना जी। एक पार्टी के झंडे के अंडर में रहेंगे तो आप कांग्रेस वालों से बार्गेनिंग करके हमारे समाज के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त करेंगे।
बाबा साहब लड़ते हैं ना, बाबा साहब ने हर चीज के लिए लड़ाई लड़ी है, हर चीज के लिए लड़ी है, छोटे छोटे अधिकार लड़ लड़ के हासिल किया, अंग्रेजों से भी और कांग्रेस से भी। आज का लीडर हमारा क्यों नहीं सोचता है कि कांग्रेस से लड़ा जाता है, लड़ा जा सकता है, कांग्रेस से अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं और कांग्रेस देती है, ये भी सबको पता है। तो इसके लिए हमारे समाज के लीडर ने एक जगह पर आना चाहिए। नहीं तो ठीक है, कोई एक जगह पर नहीं आते तो आप अपने संगठन का कम से कम समर्थन तो दे सकते हैं, क्योंकि आपकी एक मेव रहनुमा सरकार या पार्टी है इस समय में, तो कांग्रेस है। बाबा साहब ने हर संकट के समय में कांग्रेस को समर्थन दिया है ना, कांग्रेस को दिया है समर्थन। ठीक है, क्रैशेस अपनी जगह होते, मतभेद अपनी जगह होते, मतभेद नहीं रखे, लेकिन आज का दलित समाज और दलित समाज का लीडर जो है, जो नेता है, वो मनभेद लेकर चल रहा है। और इस मनभेद की वजह से बीजेपी सरकार सत्ता में 2014 से आई है, 19 में क्या है, अभी 24 में भी वही हाल है, क्योंकि ये मनभेद जो है, दलित समाज का जो मनभेद कांग्रेस के प्रति जो है, उसकी वजह से देश आज वाकई में पाताल में चला गया। मोदी सरकार से आप कुछ भी उम्मीद नहीं लगा सकते। जो बाबा साहब के संविधान की तरतूब के अनुसार कांग्रेस ने जो यहाँ बनाया है, वो मोदी सरकार ने टोटली बेच दिया है एक व्यक्ति, और उस एक व्यक्ति के पास में कोई रोजगार नहीं। आपको बताता हूँ, अडानी की कंपनी में जो परमानेंट नौकर या सर्वेंट या सर्विस करते हैं, वो सिर्फ 18,000 है। एक समय ऐसा था 2014 से पहले बेंगलोर में इन्फोसिस जो है, नारायण मूर्ति जो कंपनी इन्फोसिस का कंप्यूटर की, एक समय में 1 लाख नौकर तो कर्नाटक में रहते थे एक कंपनी में। वहाँ सब खत्म हो गए ना। तो हमारे समाज को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो दलित समाज के लीडरों का होना न होना आज के तारीख में मैं समझता हूँ कोई काम की बात। राजू जी, अक्सर देखा है कि हम आपसे चर्चा कर रहे, लगातार चर्चा कर रहे, तो रिपब्लिकन पार्टियों के जो नेता हैं या दलित जितने नेता हैं, उनके बारे में आप कांग्रेस को समर्थित होते हुए काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या इन नेताओं से या ये रिपब्लिकन चळवळ के कार्यकर्ताओं से आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरने की क्या बात है। बाबा साहब आम्बेडकर तो अकेले थे उस समय में, वो डरे किसी से? हम भी बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम भी बाबा साहब आम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। जब वो नहीं डरता मैं क्यों डरूं? और दूसरी मेन बात यह, मैं बाबा साहब ही बताता हूँ, मैं बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में ही बताता हूँ। इन दलित नेताओं की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है? उन्होंने बाबा साहब के खंड पढ़े हैं क्या? बाबा साहब का लिटरेचर इन्होंने पढ़ा है क्या ओरिजिनल? बाबा साहब के जनता, मुक्त न्याय, समता, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत, इस टाइप के जितने भी पेपर पढ़ा है क्या इन्होंने? बाबा साहब का ओरिजिनल लिखान जो है, जो लिटरेचर है, तारीख बाय तारीख पढ़ना चाहिए। ये जो स्वतंत्र मतदार संघ की बात किया है ना, 1932 का जो पुना पैक्ट है, वो उनके खंड 18 के भाग 1 में 300 पेज नंबर 300 से 420 में लिखा हुआ है। क्यों नहीं पढ़ते? और पढ़ते भी होंगे तो क्यों नहीं बताते? स्वार्थ है ना। अगर वो जनता को बताएंगे, सामान्य जनता को बताएंगे गांधी आम्बेडकर दो अलग व्यक्ति ना होते हुए एक ही व्यक्ति में तो गिरा जाए, तो फिर इनकी रोटियां कैसे सेकी जाएंगी? इनकी राजनीति कैसे चलेगी? इनके पास कमाई के जरिए कैसे पैदा होंगे? इन नेताओं के लिए मैं अपने संबोधन नहीं करता हूँ, या मैं लेख नहीं लिखता हूँ, या मैं किताब नहीं लिखता हूँ। मैं वो समाज के लिए लिखता हूँ जो आज पढ़ रहा है, लिख रहा है, जिन्हें जिज्ञासा है कि बाबा साहब आम्बेडकर क्या थे, उन्हें ओरिजिनल बाबा साहब आम्बेडकर, ओरिजिनल बाबा साहब का लिटरेचर वो अगर पढ़ने को नहीं भी मिलता है, तो कम से कम हम हमारे लेख द्वारा, हमारे संबोधन द्वारा उन्हें बताया तो सही हकीकत जिस दिन बताऊंगा। आज मैंने खंड 18 भाग 1 बताया ना, कल अगर किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने वो खंड पढ़ लिया तो मेरा आज सक्सेस होता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो खंड के पेज नंबर 300 से 400 के बीच में पढ़ने के बाद वो स्वतंत्र मतदार संघ के विषय में उसकी जितनी भी कल्पना है सब खत्म हो गई। उसे पता चलेगा कि पूना पैक्ट जो था वो दलित समाज के लिए ही था। बाबा साहब ने जैसे पूना पैक्ट हुआ था तो पहला ही भाषण दूसरे दिन या तीसरे दिन नासिक के मनमाड़ में दिया था कि जो हो गया वो हो गया, हमारी जो मांग थी, डिमांड थी, उससे कई गुना ज्यादा हमें मिला है। आज पूना पैक्ट की वजह से हमारे समाज को बहुत कुछ मिला है, और इसका सोने पर सुहागा करना हमारे समाज का काम है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये हमारा समझौता जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा।
पूना में उन्होंने ऐसा, मनमाड़ में ऐसा भाषण दिया, उसके बाद में कोल्हापुर में दिया, 1948 में लखनऊ में भी यही कहा, यही कहा। और बाबा साहब की इस बात को आज तक दलित समाज समझ नहीं सकता कि पूना पैक्ट एक्चुअल क्या था। उनके लिए आत्म स्वाभिमान की तिलांजलि देने वाला था, या बाबा साहब का अपमान था, या बाबा साहब का बड़प्पन था, या बाबा साहब की वजह से ही ये चीज हमें जो मिल रही है वो 1932 का ही आधार है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे हमारे साथ में राजू जी चौतमल, जिन्होंने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है और काफ़ी विस्तार से हमें स्वतंत्र मतदार संघ पे उन्होंने आज बताया है। तो आज हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे भी इनके साथ में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम।